हेलो बेटा जी, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास 11th की बायो का सबसे पहला चैप्टर जो कि है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। इसको आज हम लोग शुरू करेंगे और शुरू करेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से। बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से हम लोग क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग हमारी आती है चैप्टर के अंदर, वो आती है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हुआ करते थे जैसे कि मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह। तो वो जो है अब हमारी नई एनसीईआरटी के अंदर से हटा दिए गए हैं, इसलिए हम लोग भी उसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे जो कि हमारा शुरू होता है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी से अपना ये चैप्टर। तो बेटा 1985 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डब्ल्यू.जी. रोजन। डब्ल्यू.जी. रोजन करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे 1985 में। उन्होंने ये टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी और उन्होंने इसका मतलब समझाया कि हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग इसको बोर्ड पर लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डब्ल्यू.जी. रोजन। 1985 उन्होंने हमें इस टर्म का मतलब समझाया बायोडाइवर्सिटी का कि वो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन of plants, animals, microorganisms on earth। ठीक है, उन्होंने हमें समझाया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बेटा हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। और जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे जो हैं प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमें अभी डिस्कवर करना बाकी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अभी तक कितने सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं या जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, तो हम लोग बेटा जानते हैं करीब करीब 1.7 मिलियन से ले करके 1.8 मिलियन तक जो हैं स्पीशीज हमारी जो है डॉक्यूमेंटेड है, डिस्कवर्ड है और डॉक्यूमेंटेड, है ना। मतलब कि हमारी जो है 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक स्पीशीज जो है हम लोगों ने ढूंढ ली हैं, हमें मिल चुकी हैं और उनके बारे में हमें पता है, हमने उनकी स्टडीज कर रखी हैं। अब बेटा जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख रहे हो कि देखो कितना बड़ा नंबर है ना। 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज, कितना बड़ा नंबर हो गया। 17 लाख से लेकर के 18 लाख स्पीशीज जो हैं ये हो गई, है ना। कितनी सारी स्पीशीज को हमने डिस्कवर किया, फिर उसको डॉक्यूमेंटेड किया। तो बेटा इस सारे प्रोसेस में ना साइंटिस्ट लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा था। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे बेटा, कि किस प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ रहा था। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक वो साइंटिस्ट हो, ठीक है, आप वो एक साइंटिस्ट हो जो कि डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है। आप गए बेटा, मान लीजिए पंजाब गए आप, ठीक है। आपने पंजाब में जाने के बाद आपने एक पेड़ देखा और आपने वहाँ के लोकल लोगों से वहाँ का उस पेड़ का जो है नाम पूछा कि इस पेड़ का नाम क्या है। तो उन्होंने अपनी भाषा
पंजाबी में आपको बता दिया कि इस पेड़ का नाम ये है। ठीक है, अब कुछ समय बाद आप गए गुजरात। ठीक है, अब आपने सेम पेड़ जो पंजाब में देखा था वही पेड़ आपने गुजरात में भी देखा। तो आपने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा कि भाई इस पेड़ का नाम क्या है, तो उन्होंने अपनी गुजराती भाषा में जो है आपको उस पेड़ का नाम बता दिया। अब आपने ये देखा कि जो आपको पेड़ मिला था पंजाब में वही पेड़ आपको गुजरात में भी मिला, लेकिन हुआ क्या कि पंजाब में जो पेड़ है उसको कुछ और बोला जा रहा है और गुजरात में जो पेड़ है उसको कुछ और बोला जा रहा है। सिमिलरली आप गए तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में जाने के बाद आपने सेम पेड़ देखा और सेम पेड़ देखने के बाद वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पेड़ का नाम क्या है। जब आपने ये पूछा उन लोगों से कि इस पेड़ का नाम क्या है, तो उन्होंने भी अपनी भाषा में जो तमिल तेलुगु वगैरह बोली जाती है, तो उन्होंने भी पेड़ का नाम बताया कि भाई इस पेड़ का नाम ये है, XYZ कोई भी नाम उन्होंने आपको बता दिया कि ये है। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि आपने जो पेड़ पंजाब में देखा, जो गुजरात में देखा और जो तमिलनाडु में देखा, वो है तो पेड़ एक ही। ठीक है, लेकिन इसका नाम चेंज हो रहा है ना। अब ये नाम चेंज हो रहा है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इस पेड़ का नाम असल में है क्या। तो साइंटिस्ट लोगों को चाहिए था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक साइंटिफिक नेम या फिर एक बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड पर एप्लीकेबल हो, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, उसी एक साइंटिफिक नाम से जाना जाए या उसी एक बायोलॉजिकल नाम से जाना जाए। क्योंकि जगह चेंज होने पर जो है ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, लोकल नाम है, वो चेंज हो रहा है। तो साइंटिस्टों को क्या चाहिए था कि एक ऐसा नाम चाहिए था, बायोलॉजिकल नाम या फिर साइंटिफिक नाम, जो कि पूरी वर्ल्ड पर एप्लीकेबल हो और सब उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को या उस स्पीशीज़ को जाने। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें अब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि लोकल नेम्स may vary from one place to another place, है ना। हमने आपको बताया जैसे जैसे हम लोग एक जगह चेंज कर रहे हैं, एक प्लेस चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे एक ऑर्गेनिज्म का नाम भी चेंज हो रहा है। तो साइंटिस्टों को क्या चाहिए था? साइंटिस्टों को चाहिए था कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि पूरा वर्ल्ड पे एप्लीकेबल हो और उसको सभी लोग उसी नाम से जाने। तो यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट लिखिए, वी नीड one scientific name or biological for particular ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों को चाहिए था कि एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए या फिर एक बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, तो यहां पे एक और पॉइंट लिखिए, साइंटिफिक नेम does not vary from place to place। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो होता है वो पूरी दुनिया में एक ही रहता है और वो चेंज नहीं होता जगह बदलने पे। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने पर साइंटिफिक नेम जो है वो चेंज नहीं होता। चाहे आप
इंडिया में रहें, चाहे आप यूएसए में रहें, चाहे आप कनाडा में रहें, चाहे आप लंदन में रहें, आपका ये जो साइंटिफिक नेम है वो चेंज नहीं होगा।